कराची में क्राइम की सूरत हाल पर मौजूदा और निगरान हुकूमत आमने सामने। क्राइम में कमी के लिए बहुत मेहनत की। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की CT21 से गुफ्तगू। कहा SHOs, DSPs और SSPs का वक्त बहुत कम वक्त के लिए तकर्रुर होता है। पुलिस अफसरान जब सूरत हाल को समझने लगते हैं तो तबादला कर दिया जाता है। जराइम कम करने के लिए रात को पुलिस नाके और गश्त को बढ़ाना होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी जहां शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं, वहीं डाकुओं के शहरियों के हाथों पकड़े और मारे जाने के वाक़यात पर लोग खुश भी दिखाई देते हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है और पुलिस की कारकर्दगी से वो कितने मायूस हैं, दिखा रहे हैं महराज अख्तर अपनी रिपोर्ट में। कराची शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। शहरियों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आए दिन ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत डाकुओं को पकड़ रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं। तो भाई पुलिस और रेंजर्स तो खुद मिली हुई है, पुलिस और रेंजर्स तो खुद मिली हुई है, डकैती तो खुद वारदात हो रही हैं, आवाम तो खुद परेशान है। जी मैं खुद इस वारदात मेरे साथ भी हुई थी कुछ चंद महीने पहले, तो मैंने भी FIR कटाई थी, मगर उसमें मेरे तो कोई अभी तक मुझे कोई ना वहाँ से कोई पेशरफ्त हुई है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, ना पता चला। हालांकि CCTV फुटेज भी थी मेरी सारी वारदात की और डाकुओं के चेहरे भी क्लियर नज़र आ रहे थे, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो पुलिस को करना चाहिए था वो पुलिस अपना काम नहीं करती, तो लोग मजबूर हो जाते हैं। फिर लोग क्या करें, फिर लोग अपनी तरफ खुद ही अपने कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। जो डाकू पकड़ा जाता है उसको वो खुद ही मार देते हैं। वारदातें इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कुछ बेरोज़गारी की वजह से, और अब जब चोर हाथ में आ जाता है उसके बाद फिर वो आवाम तो वैसे ही पागल हुई भी होती है, तो जाहिर सी बात है वो मारेगी उसको। अब पुलिस के भी कारकर्दगी इतनी अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर पुलिस अपनी कारकर्दगी अच्छी कर ले तो आवाम को ये सब ना करना पड़े। डकैती और लूटमार की वारदातों से तंग शहरियों ने मिले जुले रुझान का इजहार किया। उनका ये कहना है कि अगर जो इस तरह के वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, जिसमें कई लोगों को जो है डाकुओं को आवाम ने पकड़ा है और उनको मार दिया है, तो अगर इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ करना चाहती है हुकूमत, तो वो पुलिस को इस बात का पाबंद करे कि वो इन डकैती और लूटमार की वारदातों में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार करें, ताकि इस शहर में अमन हो सके। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलज़मान को अदालतों से रिलीफ मिलने लगा। रवां साल 382 मुलज़मान अदालतों से बरी हो गए। इसके पीछे वजूहात क्या हैं, जानते हैं जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बेकाबू, शवाहिद की अदम दस्तियाबी पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स अदालतों से आज़ाद होने लगे। कराची की ज़िलाई अदालतों में रवां साल स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलज़िमान बड़ी तादाद में बरी हुए। मजमूई तौर पर 382 मुलज़िमान आज़ाद हुए, जबकि 28 को सजाएं हुई। ज़िला शर्क़ी में 122 मुलज़िमान बरी हुए, 15 को सजाएं हुई। ज़िला जनूबी में 26 मुलज़िमान बरी, 8 को सजाएं सुनाई गई। वस्ती की अदालतों से 22 मुलज़िमान बरी हुए और फ़कत एक मुलजिम के खिलाफ फैसला आया, जबकि गरबी में 27 मुलजिमान को रिलीफ मिला और कोई मुलजिम सजा का हकदार करार नहीं पाया। कानूनी माहिर मुजम्मिल कुरैशी कहते हैं कि पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश, शवाहिद की अदम दस्तियाबी और मुद्दई को तहफ़्फ़ुज़ की अदम फराहमी की वजह से मुलजिमान बरी हो जाते हैं। एडवोकेट मुजम्मिल कुरैशी का कहना है कि मुद्दई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इस्तग़ासा अपना भरपूर किरदार अदा करे तो मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। कंप्लेनेंट है जिसकी वजह से केस बंद हो जाता है। दूसरा ये है कि लेक ऑफ एविडेंसेस की वजह से बरी हो जाता है, क्योंकि कोर्ट उसको इस तरह नहीं रख सकती कि एक बंदे के पास एलिगेशन तो है मगर एलिगेशन साबित करना है कोर्ट में। उसके लिए उसको आना है, पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी जमा करानी है, सबमिट करानी है कोर्ट में, एग्जिबिट करानी है, वो कराते नहीं है, जिसकी वजह से एक्यूटल रेशो है बरी का। कराची सिटी कोर्ट में स्ट्रीट क्राइम के ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं अदालतों से स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आज़ाद होने का सिलसिला भी जारी है, जो कि शहर कायद के बासियों के लिए तशवीश की अलामत बन रहा है। कैमरामैन अहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, CT21। शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर MQM पाकिस्तान आग बगोला हो गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम MQM का नहीं, पूरे शहर का मसला है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में भी करारदाद जमा करवाई है। अगर हमारी बातों को संजीदा ना लिया गया तो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट।
कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। MQM ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। पाकिस्तान हाउस में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। रवां साल 59 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों कत्ल हो चुके। सालाना 10 अरब से जायद के मोबाइल फ़ोन छीने गए। सिर्फ इन 3 महीनों की जो इस साल के गुजरे हैं, इन 3 महीनों में लगभग 59 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पुलिस अपना काम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगर मैं माहाना महीने के इसके स्टैट्स निकाल लूँ तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 90 करोड़ रुपए के मोबाइल इन कराची के शहरियों से ये रज़न, ये डाकू, ये क्रिमिनल छीन लेते हैं। मरकजी एडहॉक कमेटी की रुकन नसरीन जलील का कहना था कि शहर में हर तरफ खौफ व हिरास का माहौल है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़े के दौरान गुज़िश्ता रोज़ कत्ल किया, वारदात करते हुए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो अपने घरों के वाहिद कफ़ील भी थे। उनके लिए बराए मेहरबानी कोई वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई लाएअमल तैयार किया जाए। कराची के शहरियों के तमाम मसाइल हल करने का दावा करते हुए MQM रहनुमाओं का कहना था कि यह शहर मुल्क को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है। यहाँ बसने वालों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तियार, सिटी 21। ढिंढोरा पीटने वाले आवाम से मुखलिस नहीं है। MQM की बढ़ते जराइम के हवाले से तनकीद पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाबी वार। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी अपने अवाम से मुखलिस है, उनके मसाइल के हल में संजीदा है। हम गैर संजीदा बातों पर ध्यान देने के बजाय अमल पर यकीन रखते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। डायरेक्टर इंस्पेक्शन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने तालीमी इदारों में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार किया है। रफिया जावेद मल्लाह ने तालीमी इदारों को हिदायतनामा जारी कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। तालीमी इदारों में बढ़ते गैर इखलाकी रवैयों पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मुतहरिक रफिया जावेद मल्ला ने तालीमी इदारों को हिदायतनामा जारी कर दिया। मतन के मुताबिक वालिदैन बच्चों के साथ मियारी वक्त गुजारने को तरजीह दें। वालिदैन, असातिज़ा, प्रिंसिपल और रेगुलरिटी बॉडीज को मिलकर काम करना होगा। ये मुरासला इंतहाई दुख के साथ और अफसोस के साथ मैंने इशू किया है कि कहीं देर न हो जाए कि वालिदैन जागें, क्वालिटी टाइम बच्चों को दें, उनकी परवरिश को देखें, उनकी हरकत सकनात में नज़र रखें। बैलेंस टीचिंग का हो, एथिक्स का हो, मॉरल वैल्यूज़ का हो, और कहाँ तक आपको बच्चे को मारना चाहिए, कहाँ नहीं। इतनी अगर लिमिट आ जाए असातिज़ा के माइंड में, स्कूल इंतज़ामिया के माइंड में, तो काफ़ी ये मसले जो हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टर स्कूल्स ने मजीद कहा कि तालिब इल्मों के अंदर असातिज़ा का खौफ बिल्कुल खत्म हो रहा है। मंशियात का इस्तेमाल भी माहौल के बिगाड़ का बाइस बन रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। होलसेल बाजार में चीनी 137 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेलर्स का कहना है कि महंगी चीनी की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। चीनी पर मामूली मुनाफा होता है। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगी चीनी ने मिठास को कड़वाहट में तब्दील कर दिया। चीनी की सरकारी कीमत 123 जबकि होलसेल मार्केट में 137 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। होलसेलर्स का कहना है ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद मार्केट में कारोबार का आज पहला दिन है, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहा। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज हैं। ये ज़ख़ीरा अंदोजों का बस काम है, बाकी चीनी में इतना कोई फ़र्क आया नहीं है। ये बस यानी कि मीठी दे तो रेट बढ़ा लो, क्योंकि पता है कि भाई इसमें ज़्यादातर उठान होता है इसमें चीनी का। बाकी काम के हिसाब से तो काम कोई इस दफ़ा निकला नहीं है काम, बाकी बहुत यानी काम स्लो था यहाँ पे। दूसरी जानिब होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची से मुतालबा किया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी करें। कैमरामैन आगर रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के लिए इजाफी 45 मिलियन रुपए की ग्रांट लेने में कामयाब हो गए। यूनिवर्सिटी में सिंध हाई कोर्ट की रोशनी में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम भी नाफिज कर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी ने इंतजामी मसाइल हल कराने के अज़्म का इजहार किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का
इनकलाबी इकदाम। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शिनवारी यूनिवर्सिटी के लिए HEC इस्लामाबाद से इजाफी 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट लेने में कामयाब हो गए। यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम भी लगा दिया गया। अंजुमन असातिज़ा उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान अजीज का कहना है कि वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी की इंतजामी मसाइल को हल करने के लिए अमली इकदामात का भी आगाज कर दिया। ग्रांट की मद में मुलाजमीन के फरवरी तक के वाजिबात अदा कर दिए गए। ज़ाब्ता खान शिनवारी ने ज्वाइन कर लिया है और हमारी ये इत्तलात हैं कि HEC ने उनको एक खसूसी ग्रांट भी दी है। तो हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जो माली बहरान सर उठा रहा था वो फौरी तौर पे हल होगा और वो हमें हल होता हुआ यूँ नज़र आता है कि फरवरी के महीने तक के जो बैलेंसेस थे, जो बकाया जात थे, वो इंतज़ामिया ने अदा कर दिए हैं और हमें बताया जा रहा है कि मार्च की जो तनख्वाहें हैं वो भी जल्द ही वाइस चांसलर साहब जो हैं वो उसको अदा करने जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव नोट है, एक उम्मीद है कि हमारे बैलेंसेस क्लियर हुए हैं और आने वाली जो तनख्वाहें हैं वो शायद वक्त पे अदा होने जा रही हैं, तो वी आर हैप्पी। यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक नए वाइस चांसलर ने इंतजामिया और असातिज़ा को यकीन दहानी करवाई है कि यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस इस्लामाबाद के बजाय कराची में ही कायम रहेगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और घंटी बज गई, तालीमी इदारे खुल गए, मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद तलबा स्कूल पहुंचे। हाजिरी मामूल से कम रही। बेशतर स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी 10% रही। स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों के गैर हाजिर होने पर मायूस दिखाई दिए। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। ईद उल फितर की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स खुल गए। स्कूल का पहला दिन होने के बाइस तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। असातिज़ा के मुताबिक बच्चों की गैर हाजिरी की वजह इजाफी छुट्टियां और गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश है। इस मरतबा जो है वो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। 3 छुट्टियां गुजारने के बाद 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिली, लेकिन बच्चे एंजॉय करके दावतों में जाके थक चुके होते हैं और फिर लास्ट डे संडे वाले दिन जो बहुत खुशगवार मौसम था, बारिश हुई है, जिसकी वजह से बच्चों ने और इन्जॉय किया और काफ़ी थकन की वजह से वो स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम है। ईद के बाद आज फर्स्ट डे है तो अभी तो बच्चे कम ही आ रहे हैं, अभी कम है काफ़ी। स्कूल आने वाले बच्चे अपने दोस्तों की गैर हाजिरी पर मायूस दिखाई दिए। मैं 3 ईद की छुट्टियां करके आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं उदास हूँ। 5 दिन की छुट्टियों के बाद आई हूँ, मेरे दोस्त वगैरह नहीं आए, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे 10 से 14 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातील के बाइस बंद किए गए थे और बेशतर स्कूलों में आज हाजिरी महज 10% रही। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची में डायरिया के यौमिया केसेस में 15% इजाफा हो गया। इमरजेंसी इंचार्ज जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान के मुताबिक केसेस में रमजान के बाद से ज्यादा इजाफा हुआ है। रोजाना 50 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। फरहान खान रिपोर्ट करेंगे। आलूदा पानी और गैर सेहत बख्श खाना असर दिखाने लगा। डायरिया का मर्ज एक बार फिर सर उठाने लगा। सरकारी अस्पतालों में डायरिया के यौमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होने लगे। जिना अस्पताल में भी रोजाना 50 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान के मुताबिक केसेस की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह आलूदा पानी और गैर मियारी खुराक है। रमज़ान मुबारक में जो बाहर अफ्तारियाँ हो रही थीं, जो शरबत पड़े हुए थे खुले हुए, जिनके अंदर मक्खियाँ या पॉल्यूशन उसके अंदर पड़ रही थी, मट्टी पड़ रही थी, उसकी वजह से जो है ना वो केसेस बहुत बढ़ गए। और तली हुई चीज़ें और अनहाइजीनिक चीज़ें की वजह से जो है ना डायरिया के केसेस 10 से 15% बढ़ गए। जो केसेस 30 आते थे वो 50 हो गए हमारे। डॉक्टर इरफान के मुताबिक डायरिया के केसेस में मामूल से 15% इजाफा हुआ है। जिना अस्पताल में जनवरी से अप्रैल 4500 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कैमरामैन फरहान के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में ताल्लुका एजुकेशन अफसरान की तैनातियाँ मेरिट पर करने का फैसला कर लिया। उम्मीदवारों से इंटरव्यू के लिए स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम आगा शाहनवाज की सरबराही में सर्च कमेटी कायम कर दी गई। बात करने के लिए आज़ाद नोहरियों हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में तहसील सतह पर ताल्लुका एजुकेशन अफसरान की तैनातियाँ मेरिट की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के स्पेशल सेक्रेटरी आगा शाहनवाज की सरबराही में 4 रुकनी सर्च कमेटी कायम कर दी है। सर्च कमेटी में महकमा स्कूल तालीम के
जो है एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और मुतल्लिका रीजन का रीजनल डायरेक्टर को जो है कमेटी में बतौर मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये कमेटी बाकायदा तौर पर जो इन ओहदों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनसे इंटरव्यू करेगी। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर हैदराबाद रीजन को चुना गया है। इस हवाले से जो है सर्च कमेटी ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक बदीन सुजावल और छठा अजला में इंटरव्यू जो का आगाज़ 17 अप्रैल को होगा दिन 12 बजे, जबकि हैदराबाद टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायर में जो है इंटरव्यू जो है 18 अप्रैल को लिया जाएगा, जबकि दादू मटियारी और जामशोर में 19 अप्रैल को इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद में दीगर रीजन का भी चुनाव किया जाएगा। लेकिन तय तौर पर हैदराबाद रीजन का चुनाव करके फैसला किया गया है और जो उम्मीदवार हैं उनसे कहा गया कि फौरी तौर पर अपनी मुकम्मल CV और मुकम्मल जो मुलाजमत का प्रोफाइल है वो भी महकमा स्कूल तालीम को अरसाल कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 29 पैसे महंगा हुआ। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1 अरब डॉलर की अदायगी पर रुपये पर प्रेशर दिखाया गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 278 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 29 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 66 पैसे पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में यूरो 4.6 रुपये 64 पैसे सस्ता होकर 296 रुपये 83 पैसे तक गिर गया और ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 4 रुपये 67 पैसे कमी के बाद 347 रुपये 17 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 13 पैसे इजाफे से 76 रुपये और सऊदी रियाल 11 पैसे महंगा होकर 73 रुपये 94 पैसे का हो गया। FBR ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल से बढ़ाकर 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 22 अप्रैल तक की तौसी कर दी है। FBR ने मार्च 2024 के अरसे के लिए गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इससे कबल सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल मुकर्रर थी। FBR ने फैसला तमाम चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू को भिजवा दिया। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाया की कमी, स्टेट बैंक, कमर्शियल और इस्लामिक बैंकिंग के मदद को आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मजमूई तौर पर 4 रोज के लिए 661 अरब 30 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ने 4 रोज पर कमर्शियल बैंकों की 391 अरब 30 करोड़ रुपए 22.06% सालाना के हिसाब से अदा करना होगा। इस्लामी बैंकों को 4 रोज पर 270 अरब रुपए 22.80% सालाना के हिसाब से अदा करना होगा। हालिया बारिश से कोरंगी पानी खस्ता हाल सड़क के गड्ढे गंदे पानी से भर गए। शाहराह ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया है। हालिया बारिश से कोरंगी पानी हो गया। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रात कराची में बारिश हुई है। गुज़श्ता दिन सारा दिन भी बारिश होती रही है। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई, जिससे कराची के मुतादिद मुकामात पर पानी खड़ा हो गया। सीवरेज के मामलात जो हैं वो बहुत नागुफ्ता बेस सूरत हाल है उनकी, और खस्ता हाल सड़क के गड्ढे गंदे पानी से भर गए हैं। कोरंगी का ये हाल है। बात कर लेते हैं इस वक्त नुमान गुल से, मेहरान टाउन में वो मौजूद हैं। बताइएगा नुमान, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कराची में बरसात ने बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी को खोल के सामने रख दिया है। ज़िला कोरंगी तबाही के दहाने पर पहुँचा है और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त गंदे पानी की वजह से भरे हुए हैं। वैसे ही बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर पानी मौजूद होता है सीवरेज का, लेकिन जब बरसात होती है, जब भी हल्की बरसात हो या तेज़ बारिश हो, तो कराची का ये जो ज़िला है, ज़िला कोरंगी, ये तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी मौजूद रहता है और गटर उबलते गटरों की वजह से भी ये पानी जो होता है वो कई महीनों तक साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से शाहराहें खस्ता हाली का शिकार हो जाती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान टाउन में, और मेहरान टाउन की सड़क भी इस वक्त बरसात और सीवरेज के पानी से भरी हुई है। मुकम्मल तौर पर इस सड़क पर पानी मौजूद है। मेरे कैमरामैन अली हसन आपको मेरे
عقب میں دکھا سکیں تو یہ جو روڈ ہے یہ مہران ٹاؤن کو جانے والا روڈ ہے، مرکزی شاہراہ ہے مہران ٹاؤن کی، اور یہ اس وقت جو ہے گندے پانی سے بھری ہوئی ہے، گٹر یہاں پر کھلے ہوئے ہیں، گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں کیونکہ اور اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر جو گڑھے موجود ہیں وہ اس وقت پانی سے بھر چکے ہیں، اور پھر ان گڑھوں میں جب گاڑیاں جاتی ہیں تو پھر حادثات کا شکار ہوتی ہیں۔ متعلقہ حکام کی جانب سے بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن کورنگی کا یہ جو علاقہ ہے مہران ٹاؤن، یہ اس وقت گندے پانی سے، برسات کے پانی سے، سیوریج کے پانی سے بھرا ہوا ہے، اور جو متعلقہ حکام ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف عمل ہیں۔ جی بہت شکریہ نعمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ڈی ایچ اے میں کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کی شامت آ گئی، کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈنڈا اٹھا لیا، اب منچلوں کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ڈی ایچ اے میں بنائے گئے نئے انفراسٹرکچر پر کار ڈرفٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا، سی بی سی کے سب انجینئر نے درخشاں تھانے میں کار ڈرفٹ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈی ایچ اے میں کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کی شامت آ گئی، کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور اب منچلوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ڈی ایچ اے میں بنائے گئے نئے انفراسٹرکچر پر کار ڈرفٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا، سی بی سی کے سب انجینئر نے درخشاں تھانے میں کار ڈرفٹ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ جی بالکل، ڈی ایچ اے میں کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کی شامت آ گئی اور سوشل میڈیا پر عموماً یہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں جہاں پر ڈی ایچ اے میں مختلف مقامات پر کار ڈرفٹنگ کی ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے، لوگ کار ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں، کار ڈرفٹ کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہوں گی۔ شامت آ گئی ہے، کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اب منچلوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ڈی ایچ اے میں بنائے گئے نئے انفراسٹرکچر پر کار ڈرفٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا، سی بی سی کے سب انجینئر نے درخشاں تھانے میں کار ڈرفٹ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ اہم خبر ہے، ڈی ایچ اے میں کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کار ڈرفٹنگ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں ڈی ایچ اے سے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب گرفتاریاں ہوں گی، مقدمے درج کیے جائیں گے۔ کینٹونمنٹ بورڈ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ بات کر لیں گے انوشا جعفری سے۔ انوشا بتائیے گا، کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کرنے والوں کے خلاف اب کارروائی ہوگی؟ بالکل، دیکھیے ڈی ایچ اے میں بنائے گئے نئے انفراسٹرکچر پر کار ڈرفٹنگ کرنا مہنگا پڑ گیا، سی بی سی کے سب انجینئر نے درخشاں تھانے میں کار ڈرفٹ کرنے والے کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ نامعلوم کار سوار نے فیز 6 بڑا بخاری پر لاپرواہی سے گاڑی چلا کر جو ہے وہ ڈرفٹ کرتے ہوئے سرکاری انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچایا۔ متن میں لکھا گیا ہے 10 اپریل 2024 کو شام 6 بجے نامعلوم گاڑی سوار شخص سے لاپرواہی اور تیز رفتاری سے ڈرفٹ کرتے ہوئے لین نمبر 11 بخاری کمرشل کی سرکاری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا اور گاڑی لے کر جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ 279 اور 427 دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ واقعے میں پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی گرفتاری ابھی تک فعال عمل میں جو ہے وہ نہیں لائی گئی ہے، فی الحال پولیس کی جانب سے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ انوشا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آل پاکستان اسکواش ٹورنامنٹ بدھ سے پاکستان نیوی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ مزید بتائیں گے جاوید اقبال۔ جی ویسے پاکستان نیوی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں موجود، جہاں پر اب 2 دن بعد ہی آل پاکستان اسکواش ٹورنامنٹ شروع ہونے جا رہا ہے اور ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لیں گے، ینگسٹرز۔ ہمارے ساتھ موجود ٹورنامنٹ کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور ریفری نوید عالم، ان سے مزید تفصیلات جانیں۔ نوید، کیا فارمیٹ پہ ہو رہا ہے، کس طرح سے ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم۔ اس میں ہو رہا ہے پی ایس اے سیٹلائٹ سیریز جو لاسٹ ایئر جہانگیر خان صاحب نے کروائی تھی، جس سے ہمارے پاکستان کے پلیئرز کی رینکنگ کافی امپروو ہوئی تھی۔ اور پہلے اس میں کیٹیگری پی ایس اے سیٹلائٹ سیریز، جس کی ٹاپ سیڈ ہے صدام، سیکنڈ سیڈ ہے نوید رحمان، اور اس کے ساتھ ساتھ جونیئر ٹورنامنٹس ہیں 2 کیٹیگریز، انڈر 15 گرلس ہے اور انڈر 13 بوائز ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ کہ یہ نیشنل ایونٹ ہے جو ابھی ریسنٹلی آسٹریلین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ سے جو لوگ گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں، مانور ہو گئی، سہرش ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ حذیفہ شاہد ہو گیا، یہ لوگ بھی اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایونٹ انشاءاللہ 17 تاریخ سے شروع ہوگا اور اس کا فائنل 20 اپریل کو ہوگا۔
बहुत शुक्रिया नवीद। सुना आपने कि नवीद आलम जो टूर्नामेंट के टेक्निकल डायरेक्टर हैं और रेफरी भी होंगे इस इवेंट में, तो उनका बताना था कि ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो उनका जो मुल्क का टैलेंट है वो ज़रूर सामने आएगा। और ये हाल ही में जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में, वो भी ऐसी टूर्नामेंट का जो रिज़ल्ट था जो नज़र आया। और मुस्तकबिल कर में भी उम्मीद है कि मज़ीद नया टैलेंट जो है इस तरह के टूर्नामेंट से सामने आएगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।